भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियां। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उनमें उत्तर भारत में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शुंग, कर्ण, कुषाण और गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य जमा लिया, तो दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सातवाहनों, इक्ष्वाकुओं, अभीरों और वाकाटकों ने अपना वात्सल्य स्थापित कर लिया। संयोगवश ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन धर्म के दो मुख्य संप्रदायों वैष्णव धर्म और शैव धर्म का भी उदय हुआ। भारत में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के ऐसे अनेक स्थल हैं जिनका उल्लेख करना विषय की दृष्टि से उपयुक्त होगा। मूर्तिकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण नमूने विदिशा, भरतपुर, मध्य प्रदेश, बोधगया, बिहार, जगयोपेट, आंध्र प्रदेश, मथुरा, उत्तर प्रदेश, खंडगिरी, उदयगिरी, उड़ीसा, भज पुणे के निकट और पावनी नागपुर के निकट महाराष्ट्र में पाए गए हैं। भरहुत में पाई गई मूर्तियां मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह दीर्घकाल लंबी हैं। प्रतिमाओं के आयतन के निर्माण में कम उभार है, लेकिन रैखिकता का ध्यान रखा गया है। आकृतियां चित्र की सतह से ज्यादा उभरी नहीं हैं। आख्यानात्मक उभार में तीन आयामों का भ्रम एक और झुके हुए परिप्रेक्ष्य के साथ दर्शाया गया है। आख्यान में स्पष्ट मुख्य घटनाओं के चुनाव से बढ़ गई हैं। भरहुत में आख्यान फलक अपेक्षाकृत कम पात्रों के साथ दिखाए गए हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ता जाता है कहानी के मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र की परिधि में प्रकट होने लगते हैं। कभी कभी एक भौगोलिक स्थान पर अधिक घटनाएं चित्र की परिधि में एक साथ चित्रित की गई हैं, जबकि कहीं कहीं ये घटना को संपूर्ण चित्र में चित्रित किया गया है। मूर्तिकारों द्वारा उपलब्ध स्थानों का अधिकतम उपयोग किया गया है। आख्यान कथानायक में यक्ष तथा यक्षिणियों के जुड़े हुए हाथ की तथा अकेली आकृतियों में हाथों को चपटा और छाती से अलग हुआ दिखाया गया है, लेकिन कुछ मामलों में खासतौर पर बाद वाले समय में हाथों को सहज रूप में छाती से आगे बढ़ा हुआ दिखाया गया है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि कला शिल्पियों को, जो कि सामूहिक स्तर पर काम करते थे, उत्कीर्ण की विधि को समझना कितना जरूरी होता था। प्रारंभ में सतह को तैयार करना प्रमुख कार्य होता था और उसके बाद मानव शरीर अथवा तथा अन्य रूपों को उकेरा या बनाया जाता। चित्र में यक्षिणी भरहुत के दृश्य दिखाई गई है था। चित्र की सतह के छिछले उत्कीर्ण के कारण हाथों और पैरों को बाहर निकाला हुआ दिखाना संभव नहीं था, इसलिए हाथों को जुड़ा हुआ और पैरों को बढ़ा हुआ दिखाया गया है। शरीर ज्यादातर कड़ा तथा तना हुआ दिखाई पड़ता है और भुजाएं व पैरों शरीर के साथ साथ चिपके हुए दिखाए गए हैं, किंतु आगे चलकर ऐसी दृश्य प्रस्तुति में संशोधन कर दिया गया है। आकृतियों का उत्कीर्ण गहरा होने लगा है और आयतन बढ़ गया, जिससे मनुष्यों तथा जानवरों के शरीर का प्रतिरूपण असली जैसे होने लगा है। भरहुत, बोधगया, सांची स्तूप 2 और जगयोपेट में पाई गई मूर्तियां इस शैली के अच्छे उदाहरण है। भरहुत की आख्यान उद्भित्तियों रिलीफ से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि कला शिल्पी अपनी चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कितने अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी कहानियां कह सकते थे। एक ऐसी ही आख्यान उद्यति में सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी माया देवी के एक स्वप्न की घटना को दिखाया गया है। इसमें महारानी की आकृति को लेटी अवस्था में और एक हाथी को ऊपर से उतारकर महारानी माया देवी की कोख गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े सरल तरीके से किया गया है। उनमें कथा के भौगोलिक स्थल के अनुसार घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। जैसे रूर जातक में बोधिसत्व हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया है। इसी चित्र में एक अन्य घटना में एक राजा को अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है। राजा हिरण पर तीर छोड़ने ही वाला है और जिस आदमी की हिरण ने रक्षा की थी उसे भी राजा के साथ खड़े हुए अपनी उंगली से हिरण की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। कथा के अनुसार आदमी ने बचाए जाने के हिरण को वचन दिया था कि वह किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान नहीं। ये चित्र में दिखाई गई हैं अलग अलग जातक। भरहुत का दृश्य है ये दूसरा वाला, ये महारानी माया का स्वप्न भरहुत का दृश्य है। बताए
बताएगा। लेकिन जब राजा हिरन की पहचान बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करता है तो वह अपने आदमी अपने विचारों वचनों से फिर जाता है और राजा को उसी जंगल में ले जाता है जहां हिरन ने उसकी जान बचाई थी। ऐसी जातक कथाएं स्तूप को अलंकृत करने के लिए उपयोग में लाई गई हैं। यह जान लेना भी दिलचस्प होगा कि विभिन्न प्रदेशों में ज्यों ज्यों स्तूपों का निर्माण बढ़ता गया उनकी शैलियों में भी अंतर आने लगे। ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दी की सभी पुरुषों प्रतिमाओं में केश सजा के गुथे हुए दिखाया गया है। कुछ मूर्तियों में तो यह सब जगह एक सी पाई जाती हैं। भरूच में पाई गई कुछ मूर्तियां आज भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखी देखी जा सकती हैं। सांची का स्तूप मूर्तिकला के विकास के अगले चरण को सांची के स्तूप एक मथुरा और आंध्र प्रदेश के कुटूर जिले के वेनिग स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है। यह चरण शैलीगत प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सांची के स्तूप एक में ऊपर और नीचे दो प्रदक्षिणा पथ है। इसके चारों तोरण है जो सुंदरता से सजे हुए हैं। इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभरदार है और संपूर्ण अंतराल में भरा हुआ हाव भाव और शरीर मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक और शरीर के अंग प्रत्यंगों में कोई कठोरता नहीं दिखाई देता है। सिर काफी उठे हुए हैं। बाहरी रेखाओं की कठोरता और नम्यता कम हो गई है। आकृतियों को गति दे दी गई है। आख्यान में विस्तार आ गई है। उकरने की तकनीकों में भरूच की तुलना में ये छत्री हर्मिका प्रदक्षिणापथ अखंड मेधी वेदिका तोरण का दृश्य प्रकट किया गया है में अधिक उन्नत प्रतीत होती हैं। बुद्ध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाना अब भी जारी रहा है। सांची के स्तूप एक में आख्यानों अधिक विस्तृत कर दिया गया है किंतु स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी को लेटी अवस्था में और ऊपर से उतरे हुए हाथी के चित्रण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से किया गया है। कुछ ऐतिहासिक आख्यानों जैसे कि कुशीनगर की घेराबंदी, बुद्ध का कपिलवस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन आदि को पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमाओं में भी ऐसी ही विशेषताएं पाई जाती हैं। हालांकि उनके रूपाकृतिक यानी अंगों प्रत्यंगों के प्रस्तुतिकरण में भी कुछ अंतर है। ये चित्र में दिखाई गई हैं उत्कीर्ण आकृतियां स्तूप एक सांची का दृश्य है। ये इसमें देखिए हाथी दिखाई गई है। मथुरा, सारनाथ तथा गंधार ईसा की पहली शताब्दी में और उसके बाद उत्तर भारत में गंधार, अब पाकिस्तान में वह मथुरा और दक्षिण भारत में वेनगी आंध्र प्रदेश का कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। मथुरा और गंधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप मिल गया। गंधार की मूर्तिकला की परंपरा में बैक्ट्रिया, पार्थिया और स्वयं गंधार की स्थानीय परंपरा का संगम हो गया। मथुरा की मूर्तिकला की स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई कि वह उत्तरी भारत के अन्य भागों में भी फैल गई। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पंजाब में संघोल स्थल पर पाई गई स्तूप की मूर्तियां। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं यक्षों की आरंभिक मूर्तियां जैसी बनी, लेकिन गंधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी शैली का विशेषताएं पाई जाती हैं। मथुरा में आरंभिक यानी तीर्थकारों और सम्राटों विशेषकर कनिष्क की बिना सिर वाला मूर्तियां एवं चित्र भी पाए गए हैं। वैष्णव प्रतिमाएं मुख्य रूप से विष्णु और उनके विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं और शैव प्रतिमाएं मुख्य रूप से उनके लिंगों और मुखलिंगों की प्रतिमाएं भी मथुरा में पाई गई हैं, लेकिन संख्या की दृष्टि से बुद्ध की प्रतिमाएं अधिक पाई गई हैं। ध्यान रहे कि विष्णु और शिव की प्रतिमाएं उनके आयुधों, चक्र और त्रिशूल के साथ प्रस्तुत की गई हैं। बड़ी मात्राओं के उत्कीर्ण में विशालता दिखाई गई है। आकृतियों का विस्तार चित्र की परिधि से बाहर दिखाया गया है। चेहरे गोल हैं और उन पर मुस्कान दर्शाई गई है। मूर्तियों के आयतन का भारीपन कम कर दिया गया है। उनमें मसालता दिखाई देती है। जंगले का भाग संगोल का दृश्य इसमें प्रकट किया गया। ये संगोल का दृश्य है। शरीर के वस्त्र स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं और वे बाएं कंधों को ढके हुए हैं। इस काल में बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, शैव और वैष्णव देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मानव मूर्तियां भी बड़ी संख्या में बनाई गई हैं। ईसा की दूसरी शताब्दी में मथुरा में प्रतिमाओं में विषय शक्ति केंद्रीयता आ गई है, गोलाई बढ़ गई है और वे अधिक मंदसाल हो गई हैं। ईसा की चौथी शताब्दी में यह भी प्राकृतिक जारी
प्रवृत्ति जारी रही है, लेकिन चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में विशालता और मसलताओं में और कमी कर दी गई है और मसलता में अधिक कसाव आ गया। इनमें कम ओढ़े गए वस्त्रों को दर्शाया गया है। इसके बाद ईसा की 5वीं और 6वीं शताब्दी में वस्त्रों को प्रतिमाओं के परिमाण आकार में ही शामिल कर दिया गया। बुद्ध की प्रतिमाओं में वस्त्रों की पारदर्शिता स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इस अवधि में उत्तर भारत में मूर्तिकला के दो महत्वपूर्ण संप्रदायों घरानों का उदय हुआ, जिनका उल्लेख करना जरूरी है। मूर्तिकला का परंपरागत केंद्र मथुरा तो कला के उत्पादन का मुख्य केंद्र बना ही रहा। उसके साथ ही सारनाथ और कौशाम्बी भी कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर कर आए। सारनाथ में पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं में दो कंधों को वस्त्रों से ढका हुआ दिखाया गया है। चित्र में प्रदर्शित ध्यानस्थ बुद्ध गंधार 3री-4वीं शताब्दी ईस्वी की दृश्य दिखाई गई है। ये दृश्य थोड़े डिफरेंट है इससे। बोधिसत्व गंधार 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी की दिखाई गई है। सिर के चारों ओर आभा मंडल बना हुआ है, जिसमें अलंकरण सजावट बहुत कम किया हुआ है, जबकि मथुरा में बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्र की कई तहें दिखाई गई हैं और सिर के चारों ओर के आभा मंडल को अत्यधिक सजाया गया है। इन आरंभिक प्रतिमाओं की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए उन्हें मथुरा, सारनाथ, बनारसी, नई दिल्ली, चेन्नई, अमरावती आदि के संग्रहालयों में देखा जा सकता है। गंगा की घाटी से बाहर के स्थलों पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों में से एक गुजरात में देवनीमोरी का स्तूप है। परवर्ती शताब्दी में कुछ कम बदलाव आया है, अलबत्ता प्रतिमाएं छरहरे या पतले रूप में दिखाई गई हैं और वस्त्रों की पारदर्शिता प्रमुख सौंदर्यता पूर्ति बनी रही है। दक्षिण भारत बौद्ध स्मारक आंध्र प्रदेश के बेगी क्षेत्रों में अनेक स्तूप स्थल हैं, जहां जगयपेट, अमरावती, भट्टुप्रोलु, नागार्जुनकोड़ा, गोली आदि। अमरावती में एक महाचैत्य है जिसमें अनेक प्रतिमाएं थी, जो अब चेन्नई संग्रहालय, अमरावती स्थल के संग्रहालय, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई हैं। सांची के स्तूप की तरह अमरावती के स्तूप में भी प्रदक्षिणा पथ है, जो वेदिका से ढका हुआ है और वेदिका पर अनेक आख्यानात्मक प्रतिमाएं निरूपित की गई हैं। गुंबदी स्तूप का ढांचा संरचना उभयदार स्तूप प्रतिमाओं के चौकों से ढका हुआ है। यह उसकी खास विशेषता है। अमरावती स्तूप का तोरण समय की मार को नहीं झेल सका और गायब हो गया। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाओं के प्रसंग चित्रित हैं। हालांकि अमरावती के स्तूप में ईसा स्तूप पटल अमरावती 2वीं शताब्दी ईस्वी की है। स्तूप पटल बाहरी दीवार पर उत्कीर्ण अमरावती का दृश्य ये दिखाई गई है। इसमें दोनों दृश्य अलग अलग टाइप के हैं। पूर्व 3 शताब्दियों के निर्माण कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन इसका सर्वोत्तम विकास ईसा की 1ली और 2री शताब्दी में हुआ। सांची की तरह इस स्तूप में भी पहले चरण में बुद्ध की प्रतिमाएं ढोल के चौकों और कई अन्य स्थानों पर उकेरी गई। समायोजन के भीतरी अंतराल में आकृतियों को नाना रूपों, मुद्राओं, आसनों जैसे सामने से, पीछे से, आगे से और एक तरफ से दिखाया गया है। प्रतिमाओं के चेहरों पर तरह तरह के गंभीर हाव भाव देखने को मिलते हैं। आकृतियां पतली हैं, उनमें गति और शरीर में 3 भंगिमाएं त्रिभंग रूप में दिखाई गई हैं। सांची की प्रतिमाओं की तुलना में इन प्रतिमाओं का संयोजन अधिक जटिल है। रेखीयता में लोच आ गया है और प्रतिमाओं में दर्शाई गई गतिशीलता निश्चलता को दूर कर देती है। उभरदार प्रतिमाओं उद्धतियों में 3 आयामी अंतरालों को तैयार करने का विचार उभरे हुए आयतन, कोणीय शरीर और जटिल अतिव्याप्त के रूप में कार्यान्वित किया गया है, किंतु रूप की स्पष्टता पर अधिक ध्यान दिया गया है, भले ही आख्यान में उसका आकार और भूमिका कैसी भी रही हो। आख्यानों का चित्रण बहुतायत से किया गया है। इन आख्यानों से बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। फिर भी उनमें
ऐसे अनेक जातक दृश्य पाए जाते हैं जिनको पूरी तरह पहचाना नहीं जा सकता। जन्म की घटना के प्रस्तुतिकरण में महारानी माया देवी को सया पर लेटे हुए दिखाया गया है। उनके चारों ओर दासियां खड़ी हैं और संयोजन के ऊपरी भाग में एक छोटे से हाथी को दिखाया गया है। यह महारानी माया देवी के स्वप्न का प्रस्तुतिकरण है। एक अन्य उद्धृत में बुद्ध के जन्म से संबंधित 4 घटनाएं दिखाई गई हैं। इससे यह पता चलता है कि आख्यानों को नाना रूपों में चित्रित किया जाता है। ये चित्र में फलक नागार्जुन कोंडा का दृश्य दिखाया गया है। ईसा की 3री शताब्दी में नागार्जुन कोंडा और गोली की प्रतिमाओं की आकृतियों की अनुप्रणित गति कम हो जाती है। अमरावती की अद्भुत प्रतिमाओं की तुलना में नागार्जुन कोंडा और गोली के कलाकारों ने काया की उभार हुई सतह को प्रभाव उत्पन्न करने में जो सफलता पाई, जो स्वाभाविक है और उसका अभिन्न अंग दिखाई देता है। अमरावती, नागार्जुन कोंडा और गुट्टापल्ली आंध्र प्रदेश में बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी पाई जाती हैं। गुट्टापल्ली में चट्टानों में काटी गई एक गुफा है जो एलुरु के पास स्थित है। यह छोटे गज पृष्ठीय बहुकोणीय तथा वृत्ताकार चैत्य कक्ष ईसा पूर्व 2री शताब्दी में खोदकर बनाए गए थे। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल जहां पर चट्टानों को काटकर स्तूप बनाए गए थे विशाखापट्टनम के पास अन्नाकपल्ली है। अब तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्तूप सन्निधि जनपद गुलबर्ग कर्नाटक में है। यहाँ एक ऐसा भी स्तूप है जिसमें अमरावती के स्तूप के तरह उभरदार प्रतिमाओं से सजाया गया है। बड़ी संख्या में स्तूपों के निर्माण का अर्थ यह नहीं होता कि वह संरचनात्मक मंदिर, विहार या चैत्य नहीं बनाए जाते थे। हमारे पास इस संबंध में साक्ष्य तो हैं, पर कोई संरचनात्मक चैत्य या विहार आज तक बचा नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक विहारों में सांची के गज पृष्ठाकार एपिसीडियल चैत्य का उल्लेख किया जा सकता है। यह वहाँ का मंदिर संख्या 18 है, जो कि एक साधारण देवालय है जिसमें आगे स्तंभ बने हुए हैं और पीछे एक बड़ा कक्ष बना है। इसी प्रकार गुट्टापल्ली के संरचनात्मक मंदिरों से उल्लेखनीय है। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं जैसे अवलोकितेश्वर, पदपाणी, ब्रजपाणी, अमिताभ और मैत्रेय जैसे बोधिसत्वों की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। किंतु बौद्ध धर्म की बर्जियान शाखा के उदय के साथ बोधिसत्व को कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी जोड़ी जाने लगी जिनके द्वारा बौद्ध धर्म के जनहित के धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार के लिए कतिपय सद्गुणों का मानवीकरण करके प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया था। पश्चिमी भारत में बहुत सी बौद्ध गुफाएं हैं। ईसा पूर्व 2री शताब्दी और उसके बाद की बताई जाती हैं। इनमें वास्तुकला के मुख्य 3 रूप मिलते हैं। गज पृष्ठीय मेहराब छत चित्र में दिखाई गई हैं। अधूरी निर्मित गुफा कन्हेरी की चैत्य कक्ष कार्ल का दृश्य प्रकट किया गया है वाले चैत्य कक्ष हैं जो अजंता, पित्तला, खोड़ा, भज में पाए जाते हैं। गज पृष्ठीय मेहराब छत वाले स्तंभहीन कक्ष जो महाराष्ट्र के थाननाथसर में मिलते हैं। और तीसरा सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष जिसके पीछे की ओर एक वृत्ताकार छोटा कक्ष होता है, जैसे कि महाराष्ट्र के कोडिवाइट में पाया गया। चैत्य के विशाल कक्ष में अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप मेहराब की प्रधानता होती है। सामने का हिस्सा खुला होता था जिसका मेहराब लकड़ी का बना होता था और कुछ मामलों में बिना खिड़की वाले मेहराब पाए जाते थे, जैसा कि कोडिवाइट में भी देखा गया है। सभी चैत्य गुफाओं में पीछे की ओर स्तूप बनाना आम बात थी। ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में गज पृष्ठीय मेहराब छत वाले स्तूप की मानक योजना नक्शे में कुछ परिवर्तन किए गए, जिसके अंतर्गत बड़े कक्ष को आयताकार बना दिया गया, जैसा कि अजंता की गुफा संख्या 9 में देखने को मिलता है। और मोहरों के रूप में एक पत्थर की पादरी लगा दी गई। ऐसा निर्माण बेदास, नासिक, कार्ल, कन्हेरी में पाया जाता है। अनेक गुफा स्थलों में पहले मानक किस्म के चैत्य कक्ष परिवर्ती काल के भी पाए जाते हैं। कार्ल में चट्टानों को काटकर सबसे बड़ा कक्ष बनाया गया था। गुफाओं की योजना में पहले 2 खंभों वाला खुला सहन है। वर्षा से बचने के लिए एक पत्थर की पादरी दीवार है, फिर एक
बरामदा मोहरे के रूप में पत्थर की पादरी दीवार, एक खंभे पर टिकी गज पृष्ठीय छत वाला चैत्य कक्ष और अंत में पीछे की ओर स्तूप बना है। कार्ल चैत्य कक्ष मंडप को मनुष्यों तथा जानवरों की आकृतियों से सजाया गया है। वे भारी और चित्र के अंतराल में चलती हुई दिखाई देती हैं। कन्हेरी की गुफा संख्या 3 में कार्ल के चैत्य कक्ष की योजना का कुछ और विस्तृत रूप दिखाई देता है। इस गुफा के भीतर भाग का संपूर्ण निर्माण कार्य एक साथ नहीं किया गया था, इसीलिए इसमें समय समय पर संपन्न किए गए कार्यों की प्रगति की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। आगे चलकर चतुष्कोणीय चपटी छत वाली शैली को सबसे अच्छा डिजाइन समझा जाने लगा और यही डिजाइन व्यापक रूप से अनेक स्थानों पर पाया जाता है। जहां तक बिहारों का सवाल है, वे सभी गुफाएं स्थलों पर खोदे गए हैं। बिहारों की निर्माण योजना नक्शे में एक बरामदा, बड़ा कक्ष और इसी कक्ष की दीवारों के चारों ओर प्रकोष्ठ होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ये चित्र में दिखाई गई हैं। ये चित्र गुफा संख्या 3 नासिक का है, दृश्य में प्रकट है। ये चैत्य गुफा संख्या 12 भज का दृश्य दिखाई गई है। बिहार गुफाएं अजंता की गुफा संख्या 12, बेदास की गुफा संख्या 11, नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 है। प्रारंभ में अनेक बिहार गुफाओं के भीतर से चैत्य मेहराबों और गुफा के प्रकोष्ठ द्वारों पर वेदिका डिजाइनों से सजाया गया है। बाद में इस तरह की सजावट को छोड़ दिया गया। नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 में मोहरों की डिजाइन में एक अलग उपलब्धि हुई। नासिक की बिहार गुफाओं में सामने के स्तंभ के घटे आधार और घट शीर्ष पर मानव आकृतियां उकेरी गई हैं। ऐसी ही एक अन्य गुफा जुन्नार महाराष्ट्र में भी खोदी हुई है, जो आम जनता में गणेश लेनी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित की हुई हैं। आगे चलकर इस बिहार के कक्ष के पीछे एक स्तूप भी जोड़ दिया गया है, जिसे से यह एक चैत्य विहार हो गया है। ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी के स्तूपों में बुद्ध की प्रतिमाएं संलग्न की गई हैं। जुन्नार महाराष्ट्र में खुदी हुई गुफाओं का सबसे बड़ा समूह है। नगर की पहाड़ियों के चारों ओर 200 से ज्यादा गुफाएं खुदी हुई हैं, जबकि मुंबई के पास कन्हेरी में ऐसे 108 गुफाएं हैं। गुफा स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल अजंता, पीतल खेड़ा, एलोरा, नासिक, भुज, जुन्नार, कार्ला, कन्हेरी की गुफाएं अजंता, एलोरा और कन्हेरी आज भी फल फूल रही हैं। अजंता सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल अजंता है। यह महाराष्ट्र जैसे राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है और वहां भुसावल, जलगांव और औरंगाबाद के रास्ते में पहुंच जा सकता है। अजंता में कुल 26 गुफाएं हैं। इनमें से 4 गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं, जिनकी समय प्रारंभिक चरण यानी ईसा पूर्व 2री और पहली शताब्दी गुफा संख्या 10 और 9 और परवर्ती चरण यानी ईसा की 5वीं शताब्दी गुफा संख्या 19 और 26 है। इसमें बड़े बड़े चैत्य विहार हैं और ये प्रतिमाओं तथा चित्रों से अलंकृत है। अजंता ही एक ऐसा उदाहरण है जहां ईसा पूर्व पहली शताब्दी और ईसा के 5वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। अजंता और पश्चिम दक्कन की गुफाओं के काल के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके शिलालेखों में काल स्थिति का उल्लेख नहीं मिलता। चित्र में ये दिखाई गई अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं का विहंगम दृश्य प्रकट किया गया है। ये दृश्य दिखाई गई हैं। गुफा संख्या 2 के बरामदे का उत्कीर्ण मूर्ति कला फलक अजंता। गुफा संख्या 10, 9, 12, 13 आरंभिक चरण की हैं। गुफा संख्या 11, 15 और 6 ऊपरी तथा निचली और गुफा संख्या 7 ईसा की 5वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती दशकों से पहले की हैं। बाकी सभी गुफाएं 5वीं शताब्दी के परिवर्ती दशकों से ईसा की 6ठी शताब्दी के पूर्ववर्ती दशकों के बीच खोदी गई हैं। चैत्य गुफा संख्या 19 और 26 विस्तृत रूप से उत्कीर्ण की गई हैं। उनका मोहरा बुद्ध और बोधिसत्व की आकृतियों से सजाया गया है। ये गज पृष्ठीय खानेदार छत वाली किस्म की हैं। गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी हैं और भीतर का संपूर्ण बड़ा कक्ष मंडप बुद्धि की अनेक प्रतिमाओं से उकेरा गया है और उनमें सबसे बड़ी प्रतिमा महापरिनिर्वाण की है। शेष सभी गुफाएं बिहार चैत्य किस्म की हैं। उनमें
खंभों वाला बरामदा, खंभों वाला मंडप और दीवार के साथ साथ प्रकोष्ठ बने हैं। पीछे की दीवार पर बुद्ध का मुख्य पूजा गृह है। अजंता में पूजा स्थल की प्रतिमाएं आकार की दृष्टि से बड़ी हैं और आगे बढ़ने की ऊर्जा के साथ प्रदर्शित की गई हैं। कुछ बिहार गुफाओं का कार्य अभी तक अपूर्ण है, जैसे गुफा संख्या 5, 14, 23 और 24 अजंता के महत्वपूर्ण संरक्षकों में 12 देव, गुफा संख्या 16 का संरक्षक जो वकाटक नरेश हरिसेन का प्रधानमंत्री था, उपेंद्र गुप्त गुफा संख्या 17 से 20 का संरक्षक है जो उस क्षेत्र का स्थानीय शासक, और वकाटका नरेश हरिसेन का सामंत था, तथा बुद्ध ब्रद गुफा संख्या 26 का संरक्षक। चित्र में ये दिखाई गई है बुद्ध, यशोधरा एवं राहुल का चित्र गुफा संख्या 17। अजंता का दृश्य है, बुद्ध और उनकी पत्नी और उनका पुत्र का दृश्य दिखाई गई है। और मथुरा दास गुफा संख्या 4 का संरक्षक के नाम उल्लेखनीय है। गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 में अनेक चित्र आज भी शेष हैं। चित्रों में अनेक शैली प्रकारगत अंतर पाए जाते हैं। ईसा की 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों में बाहर की ओर प्रक्षेप्य दिखलाया गया है। रेखाएं अत्यंत स्पष्ट हैं और उनमें पर्याप्त लयबद्धता देखने को मिलती है। शरीर का रंग बाहरी रेखा के साथ मिल गया है, जिससे चित्र का आयतन फैला हुआ प्रतीत होता है। आकृतियां पश्चिमी भारत के प्रतिमाओं की तरह भारी हैं। ये अप्सरा गुफा संख्या 17 अजंता का दृश्य दिखाई गई है। ये अप्सरा चित्र में प्रकट हैं। पहले चरण में बनी गुफाओं, विशेषकर गुफा संख्या 9 और 10 में भी चित्र पाए जाते हैं। ये ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के हैं। इन चित्रों की रेखाएं पैनी हैं, रंग सीमित है। इन गुफाओं में आकृतियां स्वाभाविक रूप से बिना बढ़ा चढ़ाकर अलंकित किए हुए रंगी हैं। ये चित्र में दिखाई गई हैं। चित्रित गुफा संख्या 10 अजंता का दिखाया गया है। ये चित्र दिखाई गई है, गुफा संख्या 9 अजंता का है। भौगोलिक स्थान के अनुसार घटनाओं के समूहबद्ध किया गया और सतहों में क्षैतिज तरीके से आकृतियों का नियोजन किया गया। भौगोलिक स्थिति को वास्तुकला के बाहरी हिस्सों से पृथक कर दिया गया है। सांची की मूर्ति कला से समानता से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार समसामयिक मूर्तिकला एवं चित्रकला की प्रक्रिया साथ साथ चल रही थी। पगड़ी की आगे की गांठ उसी प्रकार से आकृतियों में दिखाई गई जिस प्रकार मूर्तियों में दिखाई गई है। तथापि पगड़ियों के कुछ अलग प्रकार भी चित्रित। दूसरे चरणों के चित्रों का अध्ययन गुफा संख्या 10 तथा 9 की दीवारों व स्तंभों पर बने चित्रों से किया जा सकता है। बुद्ध की ये आकृतियां 5वीं शताब्दी ईस्वी के चित्रों से भिन्न है। चित्रकला के क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को धार्मिक आवश्यकताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए। गुफाओं का निर्माण एवं चित्रकला की गतिविधियां साथ साथ एक ही समय में हुई थी। अगले चरण के चित्र मुख्यतः गुफा संख्या 16, 17, 1 और 2 में देखे जा सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य गुफाओं में चित्र निर्माण नहीं हुआ। वस्तुतः प्रत्येक खोदी गई गुफाओं में चित्र बनाए गए, परंतु उनमें से कुछ ही शेष रह गए। इन गुफा चित्रों में प्रतीकात्मक वर्गीकरण पाया जाता है। यह भी देखा गया कि इन चित्रों में त्वचा के लिए विभिन्न रंगों जैसे भूरा, पीलापन लिए हुए भूरा, हरित, पीले आदि का प्रयोग किया गया है, जो विभिन्न प्रकार की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। गुफा संख्या 16 और 17 के चित्रों में सटीक और शालीन रंगात्मक चित्र महाजन जातक फलक का हिस्सा गुफा संख्या 1 अजंता का दृश्य दिखाई गई है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों दिखाई गई हैं। गुणों का प्रयोग हुआ है। इनमें गुफा की मूर्तियों के सामने भारीपन नहीं है। आकृतियों के घुमाव लयात्मक हैं। भूरे रंग की मोटी रेखाएं में उभार प्रदर्शित किया गया है। रेखाएं जोरदार और शक्तिशाली हैं। आकृतियां संयोजन में विशिष्ट चमक देने का प्रयास किया गया है। गुफा संख्या 1 और 2 के चित्र सलीके से बने हुए एवं स्वाभाविक हैं, जो गुफा की मूर्तियों से सामंजस्य रखते हैं। वास्तु का समायोजन सामान्य है और आकृतियों को त्रिआयामी बनाने हेतु एवं विशेष प्रभाव लाने के लिए गोलाकार संयोजन का प्रयोग किया गया है। अर्ध निर्मित लंबी आंखें बनाई गई हैं। चित्रकारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित चित्रों की
निर्मित चित्रों की भिन्नता का पता उनकी प्रतीकात्मक एवं शैलीगत विशेषताओं से चलता है। स्वाभाविक भंगिमाएं एवं बढ़ा चढ़ा कर न बनाए गए चेहरों का प्रयोग विशिष्ट रूप से किया गया है। इन प्रतिमाओं के विषय बुद्ध के जीवन की घटना, जातक और अवदान कथाओं के प्रसंग हैं। कुछ चित्र जैसे सिंहल अवदान, महाजनक जातक और विधुर पंडित जातक के प्रसंग गुफाओं की संपूर्ण दीवार को ढके हुए हैं। यह उल्लेखनीय है कि छदंत जातक की कथा आरंभिक काल की गुफा संख्या 10 पर विस्तार पूर्वक चित्र की गई है और भिन्न भिन्न घटनाओं को अनेक भौगोलिक स्थलों के अनुसार एक साथ रखा गया है। जैसे कि जंगल में घटित घटनाओं को राजमहल में घटित घटनाओं से अलग दिखाया गया है। गुफा संख्या 10 में छदंत का दृश्य पूरी तरह पाली पाठ का अनुसरण करता है, जबकि गुफा संख्या 17 में वही प्रसंग भिन्न रूप में चित्रित किया गया है। तथापि यह दृष्टव्य है कि पदपाणी और वज्रपाणी की आकृतियां अजंता में आम हैं और अनेक गुफाओं में पाई जाती हैं। चित्र में दिखाई गई हैं प्रांगण कैलाश पर मंदिर, गुफा संख्या 16 एलोरा का बुद्ध बैठे हुए बुद्ध चैत्य कक्ष, गुफा संख्या 10 एलोरा का दृश्य प्रकट किया गया है। लेकिन वे गुफाएं संख्या 1 में सर्वोत्तम रीति से सुरक्षित हैं। गुफा संख्या 2 की कुछ आकृतियां वेंगी की प्रतिमाओं से संबंध रखती हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ प्रतिमाओं के निरूपण में विदर्भ की मूर्तिकला का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। एलोरा औरंगाबाद जिले में एक अन्य महत्वपूर्ण गुफाएं स्थल है। एलोरा यह अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ बौद्ध, ब्राह्मण एवं जैन तीनों तरह की गुफाएं 34 गुफाएं हैं। देश में कलाओं के इतिहास की दृष्टि से यही एक ऐसा अनुपम स्थल है जहां ईसा की ये चित्र में दिखाई गई हैं। गजासुर वध गुफा संख्या 15 एलोरा का है। 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक के 3 भिन्न भिन्न धर्मों के मठ धर्म भवन एक साथ पाए जाते हैं। इसके अलावा यह अनेक शैलियों के संगम के रूप में भी बेजोड़ है। एलोरा और औरंगाबाद की गुफाएं 2 धर्मों, विशेष रूप से बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच चल रहे अंतरों को दर्शाती हैं। वहाँ बाहर बौद्ध गुफाएं हैं जहाँ बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की अनेक प्रतिमाएं जैसे तारा, महामयूरी, अक्षोभ्य और लोकेतीश्वर, मैत्र, अमिताभ आदि की प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई हैं। बौद्ध गुफाएं आकार की दृष्टि से काफी बड़ी हैं और उनमें 1, 2 यहाँ तक की 3 मंजिलें हैं। उनके स्तंभ विशालकाय हैं। अजंता में भी 2 मंजिली गुफाएं खुदी हुई हैं, मगर एलोरा में 3 मंजिली गुफाएं बनाना वहाँ की विशेष उपलब्धि कही जा सकती हैं। ऐसी गुफाओं पर प्लास्टर और रंग रोगन किया गया था। अधिष्ठान बुद्ध की प्रतिमाएं आकार में बड़ी हैं और पदपाणी तथा वज्रपाणी की प्रतिमाएं आमतौर पर उनके अंगरक्षक के रूप में बनाई गई हैं। गुफा संख्या 12 जो कि एक 3 जीली गुफा है, उसमें तारा और लोकितेश्वर, मानुषी, बुद्धों और वैरोचन, अक्षोभ्य, रत्नासंभ, अमिताभ, अमोघ सिद्धि, वज्र सात्व और वज्रराज की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म की तो एक ही 2 मंजिल गुफाएं यानी गुफा संख्या 14 है। स्तंभों के डिजाइन बौद्ध गुफाओं में बनने शुरू हुए थे और जब वे विकसित होते होते 9वीं शताब्दी के जैन गुफाओं में पहुंचे तो वे अत्यंत अलंकृत हो गए और उनके संरचनात्मक रूप में भारी उभार आ गया। ब्राह्मणी गुफा संख्या 13 से 28 में अनेक प्रतिमाएं पाई जाती हैं। उनमें से कई गुफाएं शैव धर्म को समर्पित हैं, परंतु उनमें शिव और विष्णु तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके अवतारों की प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई हैं। शैव कथा प्रसंगों में कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण, अंधकासुर, वध, कल्याण, सुंदर जैसे प्रसंग स्थान स्थान पर चित्रित किए गए हैं, जबकि वैष्णव कथा प्रसंगों में विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाया गया है। एलोरा की प्रतिमाएं अति विशाल हैं। उनका आयतन बाहर निकला हुआ है जो चित्र की परिधि में गहराई उत्पन्न करता है। प्रतिमाएं भारी हैं और उनमें मूर्तिकला का शानदार प्रदर्शन किया गया है। एलोरा में अनेक कलाकार भिन्न भिन्न स्थलों जैसे विदर्भ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि से आए थे और उन्होंने प्रतिमाओं को उकेरा था। इसीलिए मूर्तिकला
की शैलियों की दृष्टि से भारत में इसे अनेक शैलियों का संगम स्थान कहा जा सकता है। गुफा संख्या 16 को कैलाश लेनी कहा जाता है। यहाँ केवल एक अकेली गुफा को काटकर एक शैल मंदिर बनाया गया है। इसे वास्तव में कलाकारों की एक अनुपम उपलब्धि कहा जा सकता है। इस पर अगले अध्याय में भी चर्चा की जाएगी। महत्वपूर्ण शैव गुफाओं में गुफा संख्या 29 और 21 उल्लेखनीय। गुफा संख्या 29 की योजना मुख्य रूप से एलिफेंट जैसी ही है। गुफा संख्या 29, 21, 17, 14 और 16 की मूर्तियां कलात्मक विशेषताएं, विशालतम स्मारकीयता और चित्र में प्रदर्शित गतिशीलता की दृष्टि से आश्चर्यजनक हैं। एक अन्य उल्लेखनीय गुफा स्थल बाग है। बौद्ध भित्ति चित्रों वाली बाग गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले मुख्यालय से 97 किमी की दूरी पर स्थित हैं। ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं हैं, अपितु चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। ये प्राचीन समय में सातवाहन काल में बनाई गई थी। अजंता जैसी बाग गुफाओं का निर्माण कुशल शिल्पकारों द्वारा सीधे बलुआ पत्थर पर किया गया था, जिसका मुख्य बागनी नामक मौसमी नदी की तरफ है। आज मूल 9 गुफाओं में से केवल 5 गुफाएं बची हैं, जिसमें से सभी भिक्षुओं के विहार या चतुष्कोण वाले विश्राम स्थान हैं। इनमें लघु कक्षों के पीछे चैत्य अर्थात प्रार्थना कक्ष होता है। इन 5 गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण गुफा संख्या 4 है, जिसे आमतौर पर रंगमहल के नाम से जाना जाता है, जहां दीवार और छत पर चित्र अभी भी दिखाई देते हैं। गुफा संख्या 2, 3, 5 और 7 भी दीवारों और छतों पर भित्ति चित्रों को देखा जा सकता है। इसमें लाल भूरे रंग के पत्थर के किरकिरे से तैयार मोटे पलस्तर से इन दीवारों और छतों को बनाया गया था। इनमें सबसे सुंदर चित्रों में से कुछ गुफाएं संख्या 4 के बरामदे की दीवारों पर हैं। भारतीय शास्त्रीय कला को और अधिक हानि न हो, इसीलिए 1982 में इन चित्रों को ग्वालियर के पुरातात्विक संग्रहालय में पुनः स्थापित किया गया, जिन्हें वहां देखा जा सकता है। चित्र एलिफेंटा गुफा द्वार दिखाया गया है। चित्र में एलिफेंटा एवं अन्य स्थल मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा गुफा शैव धर्म से संबंधित है। ये गुफाएं एलोरा की समकालीन है और इनकी प्रतिमाओं में शरीर का पतलापन नितांत गहरे और हल्के प्रभाव के साथ दृष्टिगोचर होता है। चट्टानों में कटी हुई गुफाओं की परंपरा दक्कन में जारी। वे गुफाएं महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि कर्नाटक में चालुक्य राजाओं के संरक्षण के मुख्य रूप से बादामी एवं ऐहोली में और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा क्षेत्र में और तमिलनाडु में पल्लव राजाओं के संरक्षण में मुख्यतः महाबलीपुरम में पाई जाती हैं। देश में ईसा की 6ठी शताब्दी के बाद काल इतिहास का विकास राजनीतिक स्तर पर अधिक हुआ है, जबकि इससे पहले के ऐतिहासिक कालों में वह जनता के सम्मुख संरक्षण में अधिक फला फूला था। यहाँ मिट्टी की छोटी छोटी आकृतियों का उल्लेख कर देना भी समीचीन होगा, जो देश भर में स्थान स्थान पर पाई गई हैं। उनमें यह प्रकट होता है कि प्रत्येक की पत्थर की धार्मिक मूर्तिकला की परंपरा के साथ साथ समानांतर रूप से स्वतंत्र स्थानीय परंपरा भी चलती रही थी। पक्की मिट्टी की अनेक प्रतिमाएं भिन्न भिन्न छोटी बड़े आकारों में सर्वत्र पाई गई हैं, जिसमें उनकी लोकप्रियता का पता चलता है। उनमें से कुछ खिलौने हैं, कुछ छोटी छोटी धार्मिक आकृतियां हैं और कुछ विश्वास के आधार पर कष्टों का पीड़ाओं के निवारण के लिए बनाई गई लघु मूर्तियां हैं। पूर्व भारत की गुफाएं परंपरा पश्चिमी भारत के सामने पूर्वी भारत में विशेषकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ। आंध्र प्रदेश में एलूरा जिले में स्थित गुट्टापल्ली इनमें से एक प्रमुख स्थल है। मठों की संरचना के साथ पहाड़ों में गुफाओं का निर्माण हुआ चित्र में दिखाई गई है। यह उदयगिरी खंडगिरी गुफा भुवनेश्वर के समीप स्थित है। उदयगिरी खंडगिरी की गुफा प्रदर्शित की गई है। संभवतः यह एक ऐसा विशेष स्थल है जहां स्तूप विहार और गुफाओं का एक स्थान पर निर्माण हुआ है। गुट्टापल्ली के चैत्य की गुफा गोलाकार है एवं प्रवेश द्वार चैत्य के रूप में बना है। पश्चिमी भारत की अन्य गुफाओं की तुलना में ये गुफाएं छोटी हैं। बिहार गुफाओं की निर्माण अत्यधिक संख्या में हुआ। अधिक छोटी होने के बावजूद मुख्य बिहार गुफाएं बाहर से चैत्य तोरण से सजी हुई हैं। ये गुफाएं आयताकार हैं, जिनकी छतें मेहराबदार हैं, जो
बिना बड़े कक्ष के एक मंजिली या दो मंजिली है। इनका निर्माण ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ। इसके बाद के काल में कुछ बिहार गुफाओं का निर्माण हुआ। गुट्टापल्ली के अतिरिक्त रामपल्ले राम पल्लव एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है, जहां पहाड़ी के चट्टान, पहाड़ के ऊपर चट्टान चित्र बरामदा, उदयगिरी खंडगिरी का बरामदा दिखाई गई है। ये चित्र में बरामदा काफी लंबा दिखाया गया है। को काटकर एक छोटे स्तूप का निर्माण हुआ। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के समीप अनकापल्ली में गुफाओं का निर्माण हुआ और चौथी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी में पहाड़ियों के ऊपर चट्टान काटकर एक बड़ा सा स्तूप बनाया गया है। यह एक ऐसा विशिष्ट स्थल है जहां चट्टान काटकर देश के सबसे बड़े स्तूप का निर्माण हुआ है। इस पहाड़ी के चारों ओर पूजा करने के लिए अनेक स्तूप का निर्माण किया गया है। उड़ीसा में भी चट्टानें काटकर गुफाएं बनाने की परंपरा रही। खंडगिरी उदयगिरी इसके सबसे आरंभिक उदाहरण है, जो भुवनेश्वर के समीप स्थित है। ये गुफाएं फैली हुई हैं, जिनमें खारवेल जैन राजाओं के शिलालेख पाए जाते हैं। शिलालेखों के अनुसार ये गुफाएं जैन मुनियों के लिए थीं। इनमें से कई मात्र एक कक्ष की बनी है। कुछ गुफाओं को बड़ी चट्टानों में पशुओं का आकार देकर बनाया गया है। बड़ी गुफाओं में आगे स्तंभों की कड़ी बनाकर बरामदे के पिछले भाग में कक्षों का निर्माण किया गया है। इन कक्षों के प्रवेश का ऊपरी भाग चैत्य तोरणों और आज भी प्रचलित स्थानीय लोक गाथाओं के संदर्भ से सुसज्जित है। अभ्यास प्रश्न चित्र प्रकट किया गया। सांची स्तूप नंबर 1 सांची का स्तूप है, ये प्रकट किया गया है चित्र में। ये सांची का स्तूप ये प्रकट किया गया है। चित्र है भोपाल मध्य प्रदेश से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सांची यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर विरासत स्थल है। यहाँ अनेक छोटे बड़े स्तूप हैं, जिनमें से 3 मुख्य हैं, अर्थात स्तूप संख्या 1, स्तूप संख्या 2, स्तूप संख्या 3। ऐसा माना जाता है कि स्तूप 1 में बुद्ध के अवशेष हैं। स्तूप 2 में उनसे कम प्रसिद्ध उन 10 आहर्ताओं के अवशेष हैं, जो 3 अलग अलग पीढ़ियों के थे। उनके नाम उनकी अवशेष पेटिकाओं पर लिखे हुए हैं और स्तूप 3 पर सरिपुत्र और महामौगोलायन के अवशेष रखे हुए हैं। स्तूप 1 जो नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, स्तूप वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अपने मूल रूप में यह स्तूप एक ईंट का छोटा ढांचा था, जो आगे चलकर बड़ा बना दिया गया और पत्थर, वेदिकाएं और तोरण द्वार से सुसज्जित कर दिया गया। अशोक सिंह इस शीर्ष स्तंभ एक शिलालेख के साथ इस स्तूप के दक्षिण की ओर पाया जाता है, जिससे पता चलता है कि सांची में मठीय एवं कलात्मक क्रियाकलाप केंद्र के रूप में गतिविधि कैसे प्रारंभिक हुई। सबसे पहले दक्षिण की ओर प्रवेश द्वार बनाया गया, उसके बाद अन्य द्वार बने। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ भी है। ऐसा प्रदक्षिणा पथ इसी स्थल पर पाया जाता है और कहीं नहीं। स्तूप के चारों द्वार स्वयं बुद्ध के जीवन का विभिन्न घटनाओं और महत्वपूर्ण घटना स्थलों पर अशोक के जाने के बारे में ऐतिहासिक आख्यानों से संबंधित दृश्यों से पूरी तरह सजे हुए हैं। बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप से खाली सिंहासन पद, छत्र, स्तूप आदि के साथ दिखाया गया है। चारों दिशाओं में तोरण बने हुए हैं। इनकी शैलियों में अंतर पाया जाता है, जिसमें यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके निर्माण का समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी और उसके बाद का है। स्तूप 1 सबसे पुराना स्तूप है, लेकिन स्तूप 2 की वेदिकाएं पर जो आकृतियां उकेरी गई हैं वे स्तूप 1 से पहले की हैं। जातक इन आख्यानों के महत्वपूर्ण अंग हैं। वे 7 जातक, सम जातक, महाकवि जातक, छंद जातक उन महत्वपूर्ण जातकों में से है जो स्तूप के तोरणों और स्तंभों पर चित्रित किए गए हैं। सांची स्तूप पर पाई जाने वाली आकृतियां आयामों में छोटी
होते हुए भी मूर्तिकला की कुशलता दर्शाती हैं। उनमें शरीर के अंग प्रत्यंग का जो रूपकृतिक चित्रण किया गया है वे गहराई और आयाम दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत स्वाभाविक हैं। संयोजन भीड़ भाड़ भरा गया है वे गहराई और आयाम दोनों की दृष्टियों से अत्यंत स्वाभाविक और संयोजन से भीड़ भाड़ भरे और आकृतियों की परस्पर व्याप्तियों से जो थोड़ा खाली स्थान बच गया है उसका यहाँ महत्वपूर्ण अभाव है। मुद्रात्मक मोड़ों से शरीर की गति दर्शाई गई है। उनकी हलचल में संरचनात्मक दक्षता और भिन्नता देखने को मिलती है। स्तंभों पर संरक्षकों की आकृतियां हैं और सालिमिंजिका पेड़ की शाखा पकड़े हुए स्त्री की आकृतियां आयतन के प्रस्तुतिकरण में बेजोड़ हैं। स्तूप संख्या 2 के पहली वाली प्रतिमाओं जैसी कठोरता इनमें दिखाई नहीं देती है। प्रत्येक तोरण में 2 सीधे खड़े स्तंभ और उनकी चोटियों पर 3 आड़ी दंडियां हैं। प्रत्येक आड़ी दंडिका आगे से पीछे तक भिन्न भिन्न प्रतिमाओं विषयों से अलंकृत है। नीचे की दंडिका से भी आगे तक बढ़ी हुई हैं। आड़ी दंडिका पर सालिमिंजिकाओं की आकृतियां बनी हुई हैं। पद्मसन में बुद्ध कटरा टीला मथुरा का दृश्य दिखाएगी। यह बुद्ध का बैठा हुआ दृश्य प्रकट किया गया है। आरंभिक ऐतिहासिक काल में मथुरा मूर्ति उत्पादन का एक विशाल केंद्र था और वहां से कई मूर्तियां मिली हैं। कुषाण काल तक की जो पुरानी मूर्तियां मिली हैं जिनमें मथुरा से मिली मूर्तियों की संख्या भी काफी अधिक है। मथुरा में मूर्ति बनाने का तरीका अलग किस्म का था, इसीलिए यहाँ पर पाई गई मूर्तियां देश के अन्य भागों में बनी मूर्तियों से भिन्न हैं। कटरा टीला में मिले बुद्ध की प्रतिमाएं इसी की दूसरी शताब्दी की हैं। इसमें बुद्ध को 2 सहायक बोधि सत्वों के साथ दिखाया गया है। बुद्ध पद्मसान में पालथी भरकर बैठे हुए हैं और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में कंधों के स्तर से कुछ ऊपर उठा हुआ है और बायां हाथ बाईं जांघ पर रखा हुआ है दिखाया गया है। ऊंचड़िए यानी केश ग्रंथि का सिर पर सीधा उठा हुआ दिखाया गया है। मथुरा की मूर्तियां इस काल से हल्के आयतन और मंसाल शरीर के साथ बनाई गई हैं। कंधे चौड़े हैं। संगीत पोशाक एक ही कंधे को ढकती हैं और उसे खास तौर से बाएं हाथ से ढकते हुए दिखाया गया है, जबकि संहति का स्वतंत्र भाग जो वक्षस्थल से ढके हुए हैं शरीर के धड़ तक ही रखा गया है। बुद्ध सिंहासन पर विराजमान दिखाए गए हैं। साथ ही आकृतियों को पद्मपाणि और वज्रपाणि बोधिसत्व के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि एक हाथ में पद्म कमल और दूसरे हाथ में वज्र और वे मुकुट पहने हुए बुद्ध की दोनों ओर स्थित हैं। बुद्ध के सिर के चारों ओर जो प्रभामंडल दिखाया गया है वह बहुत बड़ा है और सकेंद्रित वृत्त में सरल ज्यामितीय आकृति दिखाई गई है। प्रभामंडल के ऊपर कोणीय रूप से उड़ती हुई 2 आकृतियां दिखाई गई हैं। वे चित्र की सीमा के भीतर काफी गति दर्शाती हैं। आकृतियों में पूर्व की कठोरता के स्थान पर नम्यता आ गई है, जिसने अधिक पार्थिव रूप दे दिया है। शरीर के मोड़ों को इतनी सुकोमलता के साथ उकेरा गया है कि मानो वह नारी आकृति हो। यही मथुरा के मूर्तिकारों द्वारा निर्मित पुरुषों और स्त्री आकृतियों का विशिष्ट अंतर दर्शाती है। पद्मसन लगाकर सीधे बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमाएं रिक्त स्थानों में गति उत्पन्न करती है। चेहरा मसाल कोपलों के साथ गोल है। पेट को कुछ आगे निकाला हुआ दिखाया गया है, लेकिन वह नियंत्रित है। यह ज्ञान तब है कि मथुरा में कुषाण काल की प्रतिमाओं के अनेक नमूने मिले हैं, परंतु यह मूर्ति परिवर्तित कालों में बुद्ध की प्रतिमा के विकास को समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चित्र में बुद्ध की ये प्रतिमाएं जो पलथी मार कर बैठे हुए हैं, बुद्ध मुख की प्रतिमा तक्षशिला में दिखाई गई हैं। ये तक्षशिला का दृश्य है।
आज के पाकिस्तान के प्राचीन गांधार क्षेत्र में स्थित तक्षशिला से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा ईसा की दूसरी शताब्दी के कुषाण काल की है। यह प्रतिमा गांधार काल में विकसित अनेक चित्रात्मक परिपाटियों का मिला जुला रूप है। प्रतिमा के रूप स्वरूप में कई यूनानी रोमन तत्व पाए जाते हैं। बुद्ध के शीर्ष के अनेक यूनानी किस्म के तत्व हैं जो समय के साथ विकसित हुए हैं। बुद्ध की घुंघराले केस घने और सिर को तेज और रेखीय परत से ढके हुए, मस्तक समतल और उसमें बड़ी बड़ी पुतलियां और वाली आंखें अध मीची दिखाई गई हैं। चेहरे और कोपल भारत के अन्य भागों में पाई गई हैं। प्रतिमाओं की तरह गोल नहीं, गांधार क्षेत्र की आकृतियों में कुछ भारीपन दिखाई देता है। कान और विशेष रूप से उनके लटके हुए भाग ललरी लंबे हैं। रूप में प्रस्तुतिकरण में रैखिकता है और बाहरी रेखाएं तीखी हैं। सतह समतल है। आकृति बहुत भावभीजक है। प्रकाश और अंधेरे के पारस्परिक प्रभाव पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है, जिसके लिए नेत्र कोटरों का मोड़कर तलों और नाक के तलों का उपयोग किया गया है। प्रशांत की अभिव्यक्ति आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गई है। प्रमुख मंडल प्रतिरूपण त्रिआयामिता की स्वाभाविकता बढ़ रहा है। एक में नियाई पार्थिया और बैक्टीरियाई परंपराओं की विभिन्न विशेषताओं का स्थानीय परंपरा के साथ सम्मिलन गांधार शैली की प्रमुख विशेषता है। गांधार शैली की प्रतिमाओं में यूनानी रोमन परंपरा के रूप कृतियां लक्षण पाए जाते हैं, परंतु उनमें अंग प्रत्यंगों का प्रस्तुतिकरण कुछ ऐसा भी है जिसे पूरी तरह यूनानी रोमन नहीं कहा जा सकता। अनेक बुद्ध तथा अनेक प्रतिमाओं के विकास के स्रोत उनकी विशिष्ट पश्चिमी और पूर्वीय शैलियों में देखे जा सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत का पश्चिमोत्तर भाग जो पाकिस्तान में चला गया है, ऐतिहासिक काल से ही लगातार बसा हुआ रहा है। ऐतिहासिक काल में भी यह सदा आबाद रहा है। गांधार क्षेत्र में बड़ी संख्या में मूर्तियां पाई गई हैं। ये मूर्तियां बुद्ध और बोधिसत्वों की हैं और उनमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया है। ये अलग अलग दृश्य दिखाई गई हैं। बुद्ध की तीनों अलग अलग पार्ट काट के दिखाए गए हैं। आसनस्थ बुद्ध सारनाथ का दृश्य दिखाएगी, जो आसन पर बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमाएं दिखाई गई हैं। बुद्ध की प्रतिमा ईसा की 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की है, जो सारनाथ में मिली थी और अब सारनाथ के स्थलीय संग्रहालय में सुरक्षित है। और यह चुनार और बलुआ पत्थर से बनी हुई है। इसमें बुद्ध का पदासन लगाए हुए सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। यह धर्म चक्र प्रवर्तन के प्रसंग का प्रतिरूपण है, जैसा कि सिंहासन पर बैठी हुई अन्य आकृतियों में देखा जा सकता है। बीच में एक छत्र और 2 हिरण मानव आकृतियों के साथ दिखाई गए हैं। इस प्रकार इस ऐतिहासिक घटना को प्रस्तुत किया गया है। बुद्ध की यह प्रतिमा सारनाथ शैली की प्रतिमाओं का एक उत्तम उदाहरण है। भारतीय शरीर पतला और संतुलित है, लेकिन कुछ लंबा दिखाया गया है। बाह्य रेखाएं सुकोमल और अत्यंत लयबद्ध हैं। चित्र के स्थान में दृश्य संतुलन बनाने के लिए मुड़ी हुई टांगों को सीधा दिखाया गया है। अंग वस्त्र शरीर से लिपटा हुआ है और आकृति आयतन का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए पारदर्शित चेहरे गोल हैं। आंखें आधी मीची हैं। नीचे का होठ आगे बढ़ा हुआ है। कुषाण काल की मथुरा से प्राप्त पहले वाले प्रतिमाओं की तुलना में कोपलों की गोलाई कम हो गई है। हाथ धम्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा से छाती से नीचे रखे दिखाए गए हैं। गर्दन कुछ लंबी है। इस पर 2 कटी रेखाएं हैं जो बलन मोड़ से सूचक हैं। ऊंचड़ी गोलाकार घुंघराले केस से बना है। प्राचीन भारत में मूर्तिकारों का उद्देश्य सदैव बुद्ध को एक ऐसे महामानव के रूप में प्रस्तुत करना था जिन्होंने निवारण यानी क्रोध एवं घृणा से छुटकारा प्राप्त कर लिया था। सिंहासन के पृष्ठभाग को एक सकेंद्रीय वृत्त में भिन्न भिन्न फूलों और बेलों के नमूनों से अत्यंत अलंकृत दिखाया गया। प्रभामंडल का केंद्रीय भाग सदा समतल है। वहां कोई सज्जा नहीं की गई है। इससे प्रभामंडल देखने में बहुत प्रभावशाली बन गया है। प्रभामंडल के भीतर और सिंहासन की पीठ पर की गई सजावट कला शिल्पी की संवेदनशीलता और विशेष सज्जा के चयन की सूचक है। इस काल की सारनाथ बुद्ध की प्रतिमाएं सतह और आयतन दोनों के प्रस्तुतिकरण में पर्याप्त कोमलता दर्शाती है। अंग वस्त्र की पारदर्शिता शरीर का हिस्सा बन गई है। ऐसे परिष्कृत आने में काफी समय लगा होगा और ये लक्षण आगे भी जारी रहे। सारनाथ में खड़ी मुद्रा वाले बुद्ध की
बुद्ध की और भी बहुत सी मूर्तियां मिली हैं जिनका वस्त्र पारदर्शी दिखाया गया है। गति एक समान है तथा जिन्हें धर्मराजिक स्तूप के चारों ओर अलग अलग उकेरा गया है और ये सारनाथ के संग्रहालय में रखी गई हुई हैं। इनमें से कुछ तो अकेले बुद्ध की हैं और कुछ में बुद्ध को बोधिसत्व पद पाणी और वज्र पाणी के साथ दर्शाया गया है। ये चित्र बैठे हुए पार्ट का काट कर अलग अलग दृश्य में दिखाई गई है। ये नीचे इनके शीशे वाली दृश्य दिखाई गई है। पद पाणी बोधिसत्व अजंता गुफा संख्या 1 का दृश्य प्रकट किया गया है। यह चित्र अजंता गुफा संख्या 1 में पूजा गृह से पहले स्थित आंतरिक बड़े कक्ष की पिछली दीवार पर चित्रित है। इनमें बोधिसत्व को एक पद कमल पकड़े हुए दिखाया गया। उनके कंधे बड़े हैं, शरीर में 3 मोड़ हैं जिससे चित्र में गति उत्पन्न हुई है दिखाई देती है। प्रतिरूपण सुकोमल बाहरी रेखाएं शरीर के आयतन में विलीन प्रतीत होती है जिसमें त्रिआयामिता का प्रभाव उत्पन्न होता है। बोधिसत्व का एक बड़ा मुकुट पहने हुए है जिसमें विस्तृत चित्रकारी दृष्टिगोचर होती है। सिर थोड़ा सा बाईं ओर झुका है, आंख आधी नीची है और कुछ लंबी नाई बनाई गई है। नाक तीखी और सीधी है। चेहरे के सभी उभरे हुए इस पर हल्का रंग किया गया है उसका जिसका उद्देश्य त्रिआयामित का प्रभाव उत्पन्न करना है। मानकों वाले हार में भी ऐसी ही विशेषता पाई जाती है। चौड़े और फैले हुए कंधे शरीर में भारीपन उत्पन्न करते हैं। धड़ का भाग अपेक्षाकृत गोलाकार है। रेखाएं कोमल हैं, लयबद्ध हैं और शरीर की परिरेखा को दर्शाती हैं। दाहिने हाथ में एक कमल पुष्प है और बाएं हाथ खाली जगह पर बढ़ा हुआ। बोधिसत्व के चारों ओर अन्य कई छोटी छोटी आकृतियां बनी हुई हैं। बाहरी की ओर निकले हुए रंगीन खंड ब्लॉक चित्र में के आयाम में गहराई का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। बोधिसत्व को आगे और की ओर निकला हुआ दायां हाथ आकृति को अधिक ठोस और प्रभावी रूप से गहन बनाता है। धड़ भाग के ऊपर का धागा आयाम दर्शाने वाली शुंडाकार रेखाओं के साथ दिखाया गया है। शरीर के प्रत्येक भाग के चित्रण पर पूरा ध्यान दिया गया है। हल्के लाल, भूरे, धूसर, हरे और नीले रंग का प्रयोग किया गया है। नाक का उभार, होठों का कटा हुआ कोना, आगे बढ़ा हुआ निचला होठ और छोटी मुट्ठी सबसे मिलकर आकृति की रचना में ठोसपन एक रूपता का प्रभाव लाने में योगदान दे रहा है। गुफा संख्या 1 के चित्र की अच्छी किस्म के है और उन्हें ठीक से रखा गया है। अजंता के चित्रों में कुछ प्रकारात्मक और शैलीगत विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि अजंता की गुफाओं में कई शताब्दियों के दौरान काल शिल्पियों की भी भिन्न भिन्न श्रेणियों ने चित्रण का कार्य किया था। पदाणी की उपयुक्त आकृति के दूसरी ओर वज्रपाणी बोधिसत्व को चित्रित किया गया। वज्रपाणी दाहिने हाथ में वज्र लिए हुए हैं और सिर पर मुकुट पहने हुए। इस आकृति में भी वे सब चित्रात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं जो ऊपर पदपाणी के बारे में बताई गई हैं, जैसे महाजनक जातक, उमंग जातक आदि। महाजनक जातक की कथा संपूर्ण दीवार पर चित्रित की हुई है और यह सबसे बड़ा आख्यान चित्र है। ऐसा प्रतीत होता है कि पदपाणी और वज्रपाणी और बोधिसत्व के चित्र को इस पवित्र स्थल के अभिरक्षक के रूप में चित्रित किया गया। अजंता की अन्य गुफाओं में भी ऐसे ही पदपाणी और वज्रपाणी के चित्र सर्वोत्तम चित्र माने जाते हैं। ये चित्र दिखाई गई है गुफा संख्या 2 अजंता का है। ये महाजनक जातक की चित्र गुफा संख्या 1 अजंता का प्रदर्शित किया गया है। मार विजय अजंता गुफा संख्या 26 ये इसमें बैठे हुए और नीचे स्त्रियों और पुरुष के दृश्य दिखाई गई है। मार विजय की विषय अजंता की गुफा कई गुफाओं में चित्रित किया गया है। यही एक मूर्ति कलात्मक प्रतिरूपण जिसे अजंता की गुफा संख्या 26 की दाहिनी दीवार पर प्रस्तुत किया गया है। यह मूर्ति बुद्ध की महापरिनिर्वाण की विशाल प्रतिमा के पास में बनाई गई है। मूर्ति फलक में बुद्ध की आकृति के बीच में मार की पुत्री और सेना से घिरा हुआ दिखाया गया है। यह घटना बुद्ध के ज्ञानोदय का हिस्सा है। इसमें सिद्धार्थ के उस मानसिक संक्षोभ की स्थिति का मानवीकरण किया गया जिससे होकर बुद्ध को बुद्धित्व प्राप्ति ज्ञानोदय के समय गुजरना पड़ा था। मार
काम यानी इच्छा का द्योतक है। आख्यान के अनुसार बुद्ध और मार्ग के बीच संवाद होता है और बुद्ध को अपने दाहिने हाथ से धरती की ओर अपनी उदारता के प्रति एक साक्षी के रूप में इशारा करते हुए दिखाया गया। यह उभरा हुआ प्रतिमा फलक अत्यंत जीवंत है और अजंता की अति परिपक्व मूर्तिकला का उदाहरण है। यह रचना अनेक छोटी बड़ी प्रतिमाओं के साथ प्रस्तुत की गई है। आकृति के दाहिनी ओर मार्ग को अपनी विशाल सेना के साथ आते हुए दिखाया गया है। उसकी सेना में तरह तरह के आदिम ही नहीं बल्कि विस्तृत चेहरों वाले अनेक जानवर भी हैं। निचले आधार के संगीतकारों के साथ नाचती हुई आकृतियों की कमर आगे निकली हुई दिखाई गई है। एक नाचती हुई आकृतियों ने अपने हाथ को नृत्य की मुद्रा में आगे बढ़ाया रखा है। बाईं ओर निचले सिरे पर मार्ग की प्रतिमा को यह नाचते हुए दिखाया गया है कि सिद्धार्थ बुद्ध को कैसे विचलित किया जाए। फलक के आधे हिस्से में मार्ग की सेना को बुद्ध की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है, जबकि फलक के निचले आधे हिस्से में मार्ग की सेना को बुद्ध की आराधना करके वापस लौटते हुए दिखाया गया है। बीच में बुद्ध पद सन लगाकर विराजमान है और उनके पीछे एक घनी पत्ती वाला वृक्ष दिखाया गया है। मार्ग के सैनिक के चेहरे की कुछ विशेषताएं विदर्भ शैलियों की प्रतिमाओं की विशेषताओं से मिलती जुलती हैं। अजंता की गुफाओं में कला शिल्पियों की भिन्न भिन्न श्रेणियों ने काम किया था, इसीलिए वहां की शैलीगत विशेषताओं के अवलोकन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अमुक प्रतिमा अमुक शैली के शिल्पियों द्वारा बनाई गई है। हालांकि अजंता की गुफाओं में और कई बड़ी प्रतिमाएं हैं जो खासतौर पर पूजा कक्ष में और अग्रभाग की दीवारों पर हैं, परंतु प्रतिमाओं का ऐसा जटिल विन्यास बेजोड़ है। दूसरी ओर चित्रित फलकों में भी अनेक विन्यास में ऐसी ही जटिलताएं देखने को मिलती हैं। एक फलक में नाचती हुई आकृतियों का ऐसा ही विन्यास औरंगाबाद की गुफाओं में भी देखा जा सकता है। चित्र में ये दृश्य दिखाई गई हैं जो नीचे बुद्ध को दिखाई गई हैं। इसमें भी बुद्ध दिखाए गए हैं और सैनिकों का दृश्य भी दिखाई गई है। ये एलिफेंटा का महेश मूर्ति का दृश्य दिखाई गई है। ये एलिफेंटा का महेश मूर्ति का दृश्य प्रकट किया गया है। एलिफेंटा की महेश मूर्ति इस की 6वीं शताब्दी की प्रारंभिक काल में बनाई गई थी। गुफाओं के मुख्य देवालयों में स्थापित है। पश्चिम दक्कन की मूर्ति की परंपरा शैलाकृत गुफाओं में मूर्ति के निर्माण की गुणात्मक उपलब्धि का एक उत्तम उदाहरण है। यह मूर्ति आकार में काफी बड़ी है। इसका बीच का सिरा शिव की मुख्य मूर्ति है और दोनों ओर के दृश्यमान सिर के भैरव और उमा के ही हैं। बीच के चेहरा शिव का अधिक उभरा हुआ और गोल है। होठ मोटे हैं और फलक भारी है। नीचे के होठ उभरे हुए हैं और जो इस मूर्ति का एक अगली विशेषता है, इसमें शिव का सर्व समावेशी पक्ष दर्शाया गया। इसमें इसका प्रतिरूपण कोमल है, सतत समतल है, वह चिकनी है और चेहरे बड़ा है और शिव भैरव के पार्श्व मुख के गुस्से में बाहर निकली आंख और मूछ के साथ दिखाया गया है। तीसरा चेहरा नारी मुख है जो शिव के एक साथ 5 मुख होने के उल्लेख है। इस प्रतिमा में वैसे ही तो शिव के 3 मुख ही दिखाई देते हैं, पर हो सकता है कि पीछे की और 2 मुख अदृश्य रखे गए हों। प्रत्येक सिरे पर मूर्ति कलात्मक विद्यमानता के अनुसार एक ही अलग किस्म की मुकुट रखा गया है। यह मूर्ति गुफा के दक्षिण दीवार पर बनाई गई है। इसके साथ शिव के अन्य रूपों का अर्धनारीश्वर और गंगाधर की मूर्तियां सतह का समतल, चिकनाई, लंबाई और लयबद्ध गति जैसे विशेषताओं के लिए जानी जाती है। उनकी रचना संयोजन बहुत जटिल है। इस
गुफा का मूर्ति विन्यास एलोरा की गुफा संख्या 29 का दोहराया गया है। ये चित्र में दिखाई गई हैं, प्रकट किया गया है। भारतीय भित्तिचित्री परंपरा, ये दिखाई गई है भारतीय भित्तिचित्र परंपरा। क ख ग घ दिखाई गई हैं अंग और चौतक। क वाले में अनंत अनंत पद्ममान नाभ मंदिर कचरकोंडा। ख वराह को मारते हुए शिव कृता जनुनीय प्रकरण लोपाक्षी मंदिर। गौ में चोल नरेश राजा राज एवं राजकवि करूर वर देवर तंजाउर 11वीं शताब्दी। घ वाले में त्रिपुरासुर वध करते हुए शिव। तंजाउर में अंग रावण वध करते हुए राम। रामायण पट्ट मंतेश्वरी महल में शास्त्र पदानाभुपुरम दक्कल का दृश्य दिखाई गई है।